नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज है बुधवार, रात के 8 बज चुके हैं। मतलब एक बार फिर से समय हो चुका है इस सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए कार्यक्रम का। आपको पता है, हर बुधवार रात 8 बजे हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ये कार्यक्रम, जहां हम चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण खबरों की जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई हैं और जो पिछले एक सप्ताह में कहीं ना कहीं चर्चा में रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की 2023 और 2024 या उसके बाद के भी अटेम्प्ट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप सब लोग टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि जितने भी और नए नए प्रकार की आपको वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा हमारी तरफ से। और हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइए कैसा आपको लगा, और आप हमें और भी आइडियाज दे सकते हैं अगर आप किसी और तरीके की सीरीज भी हमसे चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से विषय हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज ये 5 विषय आपके सामने हैं। भारत और मिस्र के संबंध की हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति भारत में हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनकर वो पधारे हैं। तो इसीलिए हम चर्चा करेंगे भारत को मिस्र से अब दोस्ती बढ़ाने का क्या फायदा है, या फिर भारत और मिस्र की जो दोस्ती है उसका इतिहास क्या रहा है। फिर हम चर्चा करेंगे कि भारत ने श्रीलंका को जो उधार दिया हुआ था, जो ऋण दिया हुआ था, उसको वापस लेते हुए अब हम लोगों ने श्रीलंका को थोड़ी बहुत छूट दी है, थोड़ी राहत दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि श्रीलंका को IMF से उधार मिल जाए। फिर हम बात करेंगे भारत के संबंध 2 पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध ओमान के साथ और भारत के संबंध मालदीव्स के साथ। ये 2 ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, खासकर ओमान की बातचीत हम नहीं करते हैं। लेकिन पिछले एक सप्ताह में भारत सरकार ने, हमने देखा, इन दोनों राष्ट्रों के साथ आगे जाकर कुछ ना कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हम चर्चा करेंगे समझौते क्या हैं, भारत को अब इन 2 देशों से दोस्ती करनी चाहिए, और अगर दोस्ती हो रही है तो भारत को ये कैसे आगे लेकर के जानी चाहिए। और फिर हम आखिर में उसी देश पर वापस आएंगे जिसके बिना हमारा ये सप्ताह कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है, लगभग हर सप्ताह जब भी हमने कार्यक्रम किया है, चीन के बारे में बात अवश्य होती है। चीन ने अब क्या किया? चीन तिब्बत में एक नया बांध बना रहा है, बहुत विशालकाय बांध बना रहा है। अब परेशानी हमें क्या है इससे? परेशानी ये है कि भारत में कई सारी ऐसी नदियां हैं जो तिब्बत से ही निकल करके आती हैं, और जब उन नदियों पर बड़ा सा बांध बना देंगे, मतलब उसके पानी को आप रोक लेंगे या उसके पानी की दिशा आप परिवर्तित कर देंगे, तो हमें पानी की या तो कमी हो जाएगी, या फिर आप अपनी मन मर्जी से जब पानी शुरू करेंगे, जब बंद करेंगे, तो वो भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं, देखते हैं पहला विषय हमारे सामने क्या है। पहला विषय, जैसे मैंने कहा, भारत और मिस्र के संबंध। 74वां गणतंत्र दिवस आ गया है। हर गणतंत्र दिवस परेड में, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार की कोशिश रहती है कि किसी अपने मित्र देश से किसी न किसी बड़े अधिकारी को, वहां के नेता को हम भारत में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि की तरह आमंत्रित करें। पिछले 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ था, आपको भी पता है। कोविड के कारण जो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, महामारी फैली हुई थी, उसके कारण ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस साल मिस्र के राष्ट्रपति यहां पे आ चुके हैं। अब देखिए, जब भारत की सरकार ये लिस्ट बनाती है या सोचती है कि किस देश के मुखिया को या किस देश के नेता को हम मुख्य अतिथि की तरह यहां पर बुलाएं, तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं होता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हम किसी को भी बुला ले। जी नहीं, ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। देखा जाता है हमारी विदेश नीति इस समय कैसी है, हम विदेश नीति में किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन से देश हैं जिनसे हम अपने संबंध और बेहतर करना चाहते हैं, या कौन से देश हैं जिनसे संबंध बेहतर करने का संकेत हम दुनिया में देना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीजों को ध्यान रखकर ही इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। इजिप्ट के साथ भारत का बहुत ही पुराना साथ है, बहुत 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 पुराना। अगर आप सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, आप उसके बारे में बात करें, उस समय कहा जाता था कि भारत और मिस्र के बीच में उस समय भी संबंध थे। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन काल में जो बड़ी बड़ी जितनी भी सभ्यताएं बनी थी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे बनी थी, क्योंकि वहां पे अगर आपको जीवन व्यापन करना है तो पानी का कोई और स्रोत तो था नहीं आपके पास।
तो भारत में सिंधु नदी हो गई, वहीं पे आपको मिस्र मिल जाती थी नाइल, और वहीं उसी के आसपास आपने देखा कुछ सभ्यताएं पनपना शुरू हुई। तब से भारत और मिस्र के बीच में संबंध बने हुए हैं। अगर अब आप कुछ आगे आए, आप देखें भारत की आजादी। भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। क्या फैसला? फैसला यह कि भाई हम तो किसी भी पक्ष में शामिल नहीं होने वाले हैं, हम तो अपना एक अलग पक्ष रखेंगे, जिसको हमने नॉन अलाइंड बोल दिया कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट में रहेंगे। भारत उसमें अकेला नहीं था। भारत के साथ जो देश खड़े थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की, वो थे इंडोनेशिया, घाना, युगोस्लाविया और मिस्र। तो मिस्र और भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। जब भारत आजाद हुआ लगभग उसी समय कुछ ही दिनों में भारत और मिस्र ने अपने आधिकारिक रूप से संबंध स्थापित कर लिए। इसीलिए अब जब भारत ने अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं एक आजाद देश की तरह, भारत और मिस्र के संबंध के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं हाल ही में। इसीलिए मिस्र की सरकार ने ये एक नया पोस्टेज स्टैंप, जो डाक स्टैंप आप बोलते हैं, ये निकाला था, जिसमें भारत और मिस्र के संबंधों के बारे में आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है कि 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो भारत ही नहीं, मिस्र भी समझता है इस बात को कि किस तरह से भारत और मिस्र दोनों के लिए ही एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे से दोस्ती बनाए रखना दोनों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा, दोनों देशों के बीच में आर्थिक, वाणिज्यिक, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के संबंध बनते आ रहे हैं, और कभी भी ऐसा कोई समय नहीं रहा है कि दोनों देशों के बीच में संबंधों में कुछ खास खटास आई हो। जैसे मैंने कहा, अगर आप 1955 में जाएं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो स्थापित किया गया था, वो केवल भारत ही नहीं था उसमें। उस आंदोलन में मिस्र, इंडोनेशिया और कई सारे ऐसे देश थे। जमाल अब्देल नासिर, अगर आप देखें, दिल्ली में अभी भी इनके नाम की एक रोड है। वो और नेहरू, इन्होंने मिल करके और देशों से अपील की थी कि आप भी आएं और गुट निरपेक्ष आंदोलन में बन के हिस्सा लें। भारत ने मिस्र का साथ दिया है हमेशा। जब भी मिस्र को किसी भी तरीके की आवश्यकता हुई है, जब भी हमें लगा है कि पश्चिमी देशों ने उन पर हमला किया है, तो हमने मिस्र का साथ हमेशा दिया है। देखिए, किसी भी देश को हमेशा से जिस जगह पर वो होता है, जो उसका स्थान होता है, जो लोकेशन आप बोलते हैं, उसका बहुत फायदा भी मिलता है, उसका बहुत नुकसान भी मिलता है। कई देश ऐसी जगह पर स्थापित होते हैं कि उनको केवल अपनी जगह का ही पैसा कमाने को मिल जाता है, अपनी जगह के लिए ही उनको फायदा। जैसे अब देखिए, खाड़ी देशों की बात करिए, जहां तेल है, गैस है, इन्होंने अपना कुछ नहीं किया, ये तो वहां पर थे, वहां पे तेल निकला तो भाई इनके बारे न्यारे हो गए। इसी तरह से अलग अलग देश आप देखेंगे, जैसे मिस्र ऐसी जगह पर है जहां से दुनिया भर का बहुत बहुत बड़ा कारोबार वहीं से ही होकर के जाता है, और इसीलिए पश्चिमी देशों की निगाह भी हमेशा मिस्र पर रही है। हमेशा हर पश्चिमी देश मिस्र पर कब्जा करना चाहता था, तो भारत ने भी मिस्र का हमेशा साथ दिया। जब भी मिस्र पर इस तरह के खतरे के बादल मंडराए हैं, भारत ने कहा है हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर देश इन पर हमला करते हैं तो हम भी पश्चिमी देशों से अपने संबंध तोड़ने के लिए तैयार हैं। यह तो थोड़ी इतिहास की बात हो गई। अब अगर आप हाल ही की बात करें तो दोनों देशों के बीच में अच्छे खासे व्यापारिक संबंध हैं। भारत को मिस्र से प्रमुख जो निर्यात होते हैं वो चीजें हैं कच्चा कपास, निर्मित उर्वरक, तेल, तेल उत्पाद, जैविक, चमड़ा, लोह, ये सब। और भारत से मिस्र में प्रमुख जो आयात होते हैं वो है सूती धागा, तिल, कॉफी, जड़ी बूटियां। इसके अलावा भारत सरकार मिस्र की और चीजों में भी सहायता करती है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने सुना है ITEC के बारे में। ये ITEC क्या होता है, एक बार देखने की कोशिश करें। देखिए, हम कई बार ये बोलते हैं कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दान करने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार भी बहुत समय से एक प्रोग्राम चलाती आ रही है जिसका नाम है ITEC। ये जो ITEC प्रोग्राम है, इसके तहत हम जो दुनिया भर के विकासशील देश हैं, ऐसे देश इनमें विकास ज्यादा नहीं हुआ है, जिनसे हम संबंध बेहतर करना चाहते हैं, भारत सरकार उनकी मदद करने की कोशिश करती है। कैसे? हम जो वहां के छात्र छात्राएं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको बोलते हैं आप आइए हमारे यहाँ पे, विश्वविद्यालय बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे पढ़िए। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान के बहुत बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देशों के बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं।
यही नहीं, हम और तरीके की भी मदद करते हैं। ऐसे मान लीजिए भारत में जितना हमें पता है खेती बाड़ी के बारे में और बहुत देशों को नहीं पता है, तो भारत सरकार कहती है कि ठीक है, हम अपने यहाँ से जो हमारे खेती बाड़ी के विशेषज्ञ हैं वो आपके यहाँ पे भेजेंगे, सिखाएंगे आपको, आपके जो किसान हैं उनको कैसे अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं, बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। ये सब खर्चा भारत ITEC प्रोग्राम के तहत करता है, जिसमें अफ्रीका के कई देश शामिल हैं, एशिया के भी कई देश शामिल हैं और इजिप्ट भी, मिस्र भी इसका एक हिस्सा है। तो भारत मिस्र को अपने साथ हमेशा चलने के लिए आमंत्रण देता है। यही नहीं, भारत, जैसे मैंने कहा, कृषि के क्षेत्र में जो भी नई नई चीजें हम साझा कर सकते हैं वो हम मिस्र से करने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों में सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे बने हैं। मिस्र में एक कार्यक्रम होता है, वार्षिक उत्सव जिसे कहा जाता है इंडिया बाय द नाइल। नाइल बहुत बड़ी जो नदी है, इंडिया बाय द नाइल कार्यक्रम है। अब देखिए ऐसे कार्यक्रम क्यों कराए जाते हैं। ये भारत का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप दुनिया भर के किसी भी देश में चले जाएं, आपको भारतीय वहां पर मिल ही जाएंगे काफी संख्या में। और जब आप भारतीय देखते हैं इतनी जनसंख्या में तो बहुत फर्क पड़ता है उसका। देखिए किसी भी देश में जब बहुत भारतीय हो जाते हैं तो वहां की सरकारों को पता है कि इनको खुश रखना या इनके हिसाब से अपनी नीतियां बनाना उनके देश की भलाई के लिए है, उनको भी उनसे वोट मिलेंगे। तो इसलिए कई देशों के संबंध भारत से इसलिए भी अच्छे हो जाते हैं कि कई सारे भारतीय वहां पर रह रहे हैं और एक बहुत अच्छी छाप वहां पर छोड़ चुके हैं। मिस्र में भी भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके ही कहीं ना कहीं मनोरंजन के लिए इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं इंडिया बाय द नाइल, जहां पे भारत की संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। दूसरी खबर की ओर चलना चाहेंगे। अब दूसरी खबर है कि भारत ने जो श्रीलंका को भारत का कर्ज चुकाना था, भारत ने कहा ठीक है आप थोड़ा बहुत उसका पुनर्गठन कर लीजिए। अब ये कहानी क्या है, जैसे कि आपको पता है श्रीलंका बहुत बड़े आर्थिक संकट से अभी भी गुजर रहा है। खबरों में थोड़ा कम हो गया है ये आर्थिक संकट, लेकिन उनका आर्थिक संकट अभी वैसे कम नहीं हुआ है। तो श्रीलंका ने क्या किया था, जब वो आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, एक एक करके उन्होंने उधार लिया। पहला जापान, दूसरा चीन और तीसरा भारत। चीन, जापान और भारत तीन ऐसे देश हैं जिनसे कि श्रीलंका ने काफी बड़ी मात्रा में उधार लिया। अब क्या हुआ, अब चीन जाता है IMF के पास भी उधार लेने के लिए। जब वो IMF के पास उधार लेने के लिए जाते हैं, IMF ने उनको उधार दिया भी और अभी IMF ने कहा आपको और उधार चाहिए तो हमारी शर्त है। शर्त यह है कि वो तीन देश जिनसे आपने पहले से उधार लिया है उनके पास जाइए और उनसे ये लिखवाइए कि हमारा जो उधार श्रीलंका को उतारना है वो धीरे 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 उतार सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ताकि श्रीलंका के पास पैसा बचे IMF को वापस देने का। देखिए IMF जब किसी भी देश को एक उधार देता है तो वो बहुत सारी शर्तें लगा के ही देता है। IMF का उधार बहुत आसान नहीं होता। वर्ल्ड बैंक का उधार फिर भी आसान होता है, बहुत कम उसका ब्याज दर होता है। IMF का ब्याज दर भी ज़्यादा होता है, IMF की शर्तें बहुत ज़्यादा होती हैं जब भी वो उधार देते हैं। तो IMF ने बहुत सारी शर्तें भी लगाई। शर्तें क्या होती हैं, शर्तें देश की भलाई के लिए ही होती हैं, सरकार को पसंद आए या ना आए। कुछ ऐसी होती हैं कि आप अपने फालतू के खर्च कम करिए, टैक्स का दायरा बढ़ाइए, लोगों पे और टैक्स लगाइए, ज़्यादा लोगों से टैक्स लीजिए, टैक्स की माफ़ी मत करने दीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं। IMF ने कहा हम पैसा देंगे और लेकिन आप पहले इन तीन देशों से लिखवाइए कि हमारा उधार जो श्रीलंका को उतारना है धीरे धीरे उतार सकता है। अब चीन ने तो ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि देखिए चीन का उधार सबसे बुरा उधार माना जाता है। ये कहावत है, और कहावत क्या मतलब, ये कहा जाता है दुनिया भर में किसी देश को अगर किसी पैसे क्या उधार चाहिए, कोई अपना मान लीजिए बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई उनको उधार नहीं देगा ये बोल के प्रोजेक्ट खराब है, आपको कमाई नहीं होगी, पैसे कहां से दोगे वापस। चीन उस हर प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा जहां से उनको पता है पैसे वापस आने भी नहीं है, क्योंकि ये उनको बहाना दे देता है कि अब आपने पैसे नहीं दे पाए, अब हम आप पे कब्जा कर लेंगे, या आपका जो एक थोड़ा सा जो इलाका है उस पर कब्जा कर लेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा। अब इन तीन देशों में से चीन, भारत और जापान में से भारत ने आगे जाके श्रीलंका की मदद करने के लिए हाँ बोल दिया है और कहा है कि ठीक है आप जो हमें उधार वापस देंगे वो आप धीरे धीरे भी दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। श्रीलंका पर अब बहुत बड़ा दबाव इस चीज का आ गया है कि अगर उनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा है तो वो वापस कैसे देंगे।
भारत ने तो कहा है कोई बात नहीं, आप हमें हल्के हल्के कर्ज वापस दे सकते हो, लेकिन अभी चीन ने और जापान ने उनको ये गारंटी नहीं दी है। अगर आप देखें श्रीलंका का जो कर्ज है वो साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है, और इसमें कुछ कारण श्रीलंका के खुद के कुछ गलत फैसले हैं और कुछ कारण ये हैं जिन पर श्रीलंका का कोई भी जोर नहीं था। देखिए, श्रीलंका उन देशों में से एक है जिनकी ज्यादातर कमाई पर्यटन से ही होती है। अलग अलग देशों से लोग आते हैं श्रीलंका में घूमने के लिए और उसी से श्रीलंका की कमाई होती है। अब आप खुद बताइए, आप किसी देश में घूमने जा रहे हैं तो आप उसी देश में घूमने जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि वो देश आपके लिए सुरक्षित है। श्रीलंका में 2019 के अप्रैल में ईस्टर बम विस्फोट हुए। ईस्टर जो त्योहार होता है, उस त्योहार में बम विस्फोट हुए बहुत सारे, और वहां से श्रीलंका की छवि बिगड़ना शुरू हो गई कि यहां पर ये शायद सुरक्षित देश नहीं है, जिसके बाद विदेशी पर्यटक खास करके आना खत्म हो जाते हैं। 2020-21 आपको पता है 2 साल ऐसे थे जहां पे दुनिया भर में पर्यटन ना के बराबर था, कोई कहीं नहीं जा रहा था, सब केवल अपने घर पे बैठे थे। तो वो देश जो पर्यटन पर ही निर्भर थे, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन देशों में बहुत बहुत सारी परेशानी हुई इसी बात को लेकर के कि किस तरह से हम अपने यहां पर और जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसको और बढ़ा सकते हैं। लेकिन श्रीलंका ने इसके उलट जाकर कुछ ऐसे फैसले लिए जो उनके खिलाफ साबित हुए। जैसे कि श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने, हमने देखा कि 2021 में एकदम से यह फैसला कर लिया कि हम जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती करेंगे, किसी भी तरीके का कोई भी उर्वरक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये इस तरीके के फैसले लेना, रातों रात ऐसे फैसले ले लेना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। त्राही त्राही मच गई श्रीलंका में, खाने को चीजें नहीं हैं, जो थोड़ी बहुत खाने की चीजें हैं बाजार में उसके दाम इतने बढ़ गए कि भुखमरी छा गई। और श्रीलंका जो कि दक्षिण एशिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाता था, उस राष्ट्र में लोग लाइनें लगा के खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, खाने की जगहों पर। जैसा मैंने कहा, कुछ फैसले श्रीलंका की सरकार के ऐसे थे जो श्रीलंका को इस तरफ ढकेल दिया जिन्होंने, और कुछ फैसले श्रीलंका के हक में नहीं थे लेकिन श्रीलंका उसमें कुछ कर नहीं सकता था, जैसे कि कोविड या फिर जिस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट हुए। एक और परेशानी जो श्रीलंका अभी भी झेल रहा है, जैसे मैंने बताया, वो है चीन का ऋण जाल। श्रीलंका ने हम्बन टोटा का बंदरगाह बनाने का सोचा, जो कि जरूरत उनको नहीं थी। कोलंबो में कैसे एक बंदरगाह था, एक छोटे देश के लिए काफी था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, हम तो एक और बंदरगाह बनाएंगे। उधार लेना चाहा वर्ल्ड बैंक से, भारत से सबने मना कर दिया, यही बोल के कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप कमाई नहीं कर पाएंगे, पैसे कैसे वापस देंगे। चीन ने कहा कोई उधार नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम उधार देंगे, और जहां हम उधार देंगे वहां आपको उधार देने में, वापसी में पैसे में परेशानी होगी, तो कोई बात नहीं, हम उस बंदरगाह पर 99 साल के लिए कब्जा कर लेते हैं। तो वहां से भी श्रीलंका की कमाई नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के श्रीलंका की स्थिति काफी अभी बुरी चल रही है। हमारी खबरों में ना आ रहा हो, फिर भी परेशानी काफी है श्रीलंका में इस समय। अगली खबर जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा वो है भारत के ओमान से संबंध कैसे हैं, क्योंकि इस हफ्ते भारत और ओमान का 8वां संवाद हुआ है। देखिए, अगर आप ओमान देखें कहां पर है, तो आप देखेंगे भारत का पड़ोसी देश है, और ये जो भारत का पड़ोसी देश ओमान है, ये क्योंकि इस जगह पर है, खाड़ी देशों के एकदम समीप है, यहां पर भारत का काफी सारा व्यापार यहां से होता है। ये जो इनका दुकुम करके बंदरगाह है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। यही नहीं, भारत से हजारों लाखों लोग हर साल ओमान जाते हैं काम करने के लिए, और केवल ओमान नहीं, खाड़ी देशों में बहुत जगह पे भारत के लोग जाते हैं। तो भारत की ये आवश्यकता है कि भारत के इन सब से अच्छे संबंध बने रहें। अब आमतौर पर, ऐसा मैंने कहा, भारत और ओमान के रिश्तों की ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं, अगर खाड़ी देशों की बात करें, भारत ईरान, भारत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात की बात कर लेते हैं, लेकिन ओमान की बात हम कम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं या इनका ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओमान से भी काफ़ी तेल भारत में आता है। ओमान में भी भारत के बहुत सारे लोग हैं जहाँ काम करते हैं। अभी दोनों पक्षों की बैठक हुई, वहाँ समुद्री सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई, और उसके बाद बातचीत हुई कि दोनों देशों को कैसे अपने संबंध और बेहतर बनाने चाहिए। कोई ऐसे विषय पे बात नहीं हुई कि आपको लगे अरे ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन
अच्छी बात यह होती है कि जब दो देश आपस में मिलते हैं तो वो किसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात ना भी करें, उनको जरूरी ये होता है कि कम से कम एक दूसरे से कहते हैं कि टच में रहे, कि हमें पता है आपके यहां क्या, ये नहीं होना कि अरे 15-20 साल से बात ही नहीं की है, तो जब मुसीबत की अगर कोई घड़ी होगी और आप उन्हें बुलाएंगे तो वो भी बोलेंगे अरे आप कहां थे, आपने तो कभी हमारे हालचाल ही नहीं पूछे। तो इन सब देशों से जब आप देखते हैं कि वार्ता हुई, यहां से वहां गए, वहां से यहां आए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री, तो वो जरूरी नहीं कि बहुत अहम मुद्दे के लिए ही हो रहा हो, वो इसीलिए होता है कि हाल चाल बना रहे, हाय हेलो बना रहे। कभी मानिए संयुक्त राष्ट्र में जरूरत पड़ गई, हम लोगों को सबने वोट किया और हमको जरूरत पड़ गई कि भाई ये हमारे साथ आके वोट करें, तो कम से कम हम बोल तो सकते हैं ना कि आप कैसे हैं, हम आपसे मिले थे, याद है। तो उस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो आपके साथ खड़े रहेंगे। इस तरह से कई देश आपस में संबंध बनाते हैं। बड़े बड़े देशों में संबंध अलग होते हैं, जहां आपको हथियार खरीदने हैं, जहां आपको युद्ध लड़ना पड़े साथ में या खिलाफ, लेकिन छोटे देशों से भी संबंध बनते रहते हैं, वो इन्हीं कारणों से बनते हैं। दोनों जो देश हैं देख सकते हैं आप, अरब सागर के आर पार हैं, भूगोल, इतिहास, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और ये जो आप देखेंगे सल्तनत की जो खाड़ी है, ये भारत के एक बहुत अहम विदेश नीति का हिस्सा है। अब आमतौर पर क्या होता है, जब किसी देश को किसी और देश से संबंध और बेहतर बनाने होते हैं तो वहां के जो देश के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको कुछ अवार्ड वगैरह भी दे दिया जाता है। ये भी बहुत आम बात है। जैसे कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 का हमने दिया था ओमान के सुल्तान को वहां पे। यही नहीं, ओमान खाड़ी देशों में से ऐसा अकेला देश है जिनके साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं वो वायुसेना का भी होता है, थल सेना का भी होता है और नौसेना का भी होता है। ये किसी भी और खाड़ी देश के साथ नहीं है कि हम तीनों सेनाओं के साथ अभ्यास कर रहे हो ओमान के साथ। व्यापारिक रिश्ते भी काफी अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा कच्चा तेल हमें ओमान से काफी मात्रा में हम लोग मंगवाते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो ओमान से मंगवाते हैं, वहां भेजते भी हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है ओमान के बारे में कि इनके चीन से भी काफी अच्छे संबंध है। तो हमें यह भी कोशिश हमेशा हमारी रहती है कि अगर कोई ऐसा देश है जिनमें सबसे ऊपर इनके मन में चीन है, चाहे वो व्यापार की बात हो, खरीदने बेचने की बात हो, तो भारत भी कम से कम उनके मन में रहे कि भारत भी ऐसा पड़ोसी देश है जो हमें मदद करता है या जिनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। इसीलिए भारत का ओमान से काफी ज्यादा महत्व है। अगर आप देखिए ओमान को, जैसे मैंने बताया कि जिस स्थान पर यह है, जिस प्रवेश द्वार पर यह बैठा हुआ है, जहां से भारत बहुत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है, इसीलिए भारत के लिए ओमान से अच्छे संबंध बनाना काफी 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 महत्व की बात है। जैसे मैंने कहा, एकमात्र देश है इसके साथ भारत सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं की द्विपक्षीय अभ्यास करता आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में भी जहां पर भी ओमान होता है, जब वोट देने की बारी आती है, तो खास करके वो आमतौर पे भारत के साथ ही खड़े हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह की जो मीटिंग होती है, द्विपक्षीय मीटिंग, इसीलिए ये जरूरी होती है कि एक दूसरे से हम आपस में समझ सकें और आपस में खड़े रहें। इसी तरह से एक और देश है मालदीव्स। जैसा ओमान है वैसे ही मान लिया मालदीव्स, अगर मैं आपको नक्शे में दिखाऊं तो मालदीव्स देखिए भारत से कितना करीब है। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, उनका जो पूरा समूह है वो मालदीव्स है। भारत ने मालदीव्स के साथ भी एक अभी समझौता किया, जहां पे हमने कहा कि हम 10 करोड़ रुपया जो वहां की उनकी खुद की जो करेंसी है, रुपया उसको बोलते हैं वो लोग, तो रुपया 10 करोड़ हम उनको देंगे ताकि वो वहां पे निर्माण कार्य कर सकें। वहां पे जितने भी उनको डेवलपमेंट करना है, जितने भी तरीके की चीजें बनानी है, चाहे अस्पताल है, चाहे रोड है, उसकी मदद के लिए भारत उनको मदद करने वाला है। मालदीव्स फिर ऐसा देश है जो चीन से भी काफी करीबी माना जाता है, लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो भारत ने मालदीव्स की कई बार कई सारी चीजों में मदद की है। अगर आप मालदीव्स को देखें तो अगर आप देखें सबसे करीब बड़ा देश कौन सा है, तो भारत ही है। तो जब इनको एकदम से जरूरत पड़ेगी तो भारत ही होगा जो सबसे पहले इनके पास आ सकता है, और आया भी है। जब जब सरकार को यह आवश्यकता हुई है मालदीव्स में, कई बार ऐसा हुआ है कि लोग सरकार को हटाने के लिए आंदोलन बना करके आ गए, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो भी भारत ने ही ऑपरेशन कैक्टस बना के उनकी मदद की है। तो भारत हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे छोटे देश जिनसे भारत को शायद इतना फायदा नहीं होगा आर्थिक रूप में, फिर भी हम उनकी मदद करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ऐसी जरूरत पड़े कि हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, जो पड़ोसी क्षेत्र हैं,
जिन पर चीन बहुत ज्यादा कब्जा करने की कोशिश करता है, उनसे भी हम अच्छे संबंध हमेशा बना करके रखें। जो अभी अभी हमने समझौता किया है उसमें क्या क्या लिखा है? पहली बात, हम सहायता करेंगे 10 करोड़ रुपया जो मालदीव की मुद्रा है, ताकि वो अलग अलग योजनाओं में उसको खर्च कर सकें। फिर हम वहां पे खेल परिसर और शैक्षणिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। देखिए, बहुत छोटे छोटे जब देश होते हैं मालदीव टाइप के, तो उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है। मालदीव्स कहां से कमा रहा है पैसे? मालदीव्स का पूरी की पूरी जितनी भी अर्थव्यवस्था सब पर्यटन पर ही टिकी है। श्रीलंका में तो चलिए फिर ये पर्यटन के अलावा चाय कॉफी ये सब बनता है, लेकिन मालदीव्स की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी हुई है। 2020 2021 ये कुछ ऐसे साल थे जहां पर्यटन शून्य था एकदम। तो मालदीव्स में बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन जितनी भी आबादी है उनको बनाए रखने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, वहां का पर्यटन चलता रहे, ये उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा भारत पर्यटन क्षेत्र में तो मालदीव को मदद करता ही है। भारत के बहुत लोग मालदीव आते हैं। यही नहीं, अगर आप बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट वगैरह देखें मालदीव से, तो बहुत सारे भारतीय मूल के लोग आपको वहां काम करते दिख जाएंगे। इसके अलावा जो वहां की आम जनता है उनकी मदद के लिए भारत वहां पे खेल विकास के लिए वहां के जो विश्वविद्यालय हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि आप हमारे जो कोची विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उनके साथ आप सहयोग कर सकते हैं। हम आपको समझाएंगे या बताएंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। भारत मालदीव के साथ भी युद्ध अभ्यास करता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर क्या होता है, जब कोई देश ये तय करता है कि हमें किस देश के साथ युद्ध अभ्यास करना है, तो आमतौर पर बड़े बड़े देश आपस में युद्ध अभ्यास करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे से सीखें। भारत चाहेगा युद्ध अभ्यास करना जापान के साथ, अमेरिका के साथ, कि हम सीखें ऑस्ट्रेलिया के साथ कि भाई उनकी सेनाएं कैसे काम करती हैं ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। बहुत छोटे देश के साथ आप जब युद्ध अभ्यास करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलता है आपको, आप सिखाते हैं उस समय। तो मालदीव जैसे जो देश हैं उनसे बहुत ज्यादा देश और युद्ध अभ्यास नहीं करते, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत लगातार मालदीव की सेना के साथ भी युद्ध अभ्यास करता रहा है ताकि उनको भी आदत पड़ी रहे कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है कि उनको किसी खिलाफ लड़ना पड़े तो उनको आदत रहे कैसे लड़ना है। यही नहीं, उस युद्ध अभ्यास में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं भारत ही वो पूरा करता है, बजाय इनसे कि वो उनसे मदद ले। यही नहीं, भारत मालदीव से पुनर्वास केंद्र भी बना रहा है, मतलब ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का सेंटर। मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको ड्रग्स की लत लग गई हो, वो लत को हटाने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, जाते हैं कि भाई कुछ दिन रहेंगे अलग से अस्पताल में जहां पे उनकी लत छूटे, तो उसके लिए अलग से केंद्र भी भारत बना के दे रहा है। वहां पे आर्थिक सहयोग तो हम कर ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया। आप मालदीव के होटल देखें, रिजॉर्ट देखें बड़े बड़े, तो आप देखेंगे बहुत सारे भारतीय वहां पर काम करते हैं। अब आप कह सकते हैं इससे तो भारतीयों का ही फायदा। जी, भारतीयों का भी फायदा है, उन्हें भी नौकरी मिलती है, उन्हें भी मौका मिलता है काम करने का। लेकिन मालदीव्स को बहुत सारे लोग भारत से भी वहां पर जाते हैं, वहां पर पर्यटन के संबंध में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बड़े बड़े, देखिए कोई ऐसा जब देश होता है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही इस पर निर्भर है कि कितने पर्यटन में कितने लोग आ रहे हैं, घूमने कितने लोग आ रहे हैं, और जब वो ऐसा छोटा सा देश है तो सब उड़कर ही आएंगे, हवाई जहाज से ही आएंगे। तो ऐसे देशों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वहां के हवाई अड्डे अच्छे हों और हवाई अड्डे में बहुत अच्छे से काम हो रहा हो और बहुत अच्छी तकनीक से बने हुए हों। तो क्या है कि मालदीव से कि इतने लोग आते हैं, लाखों लोग हर साल आते हैं, तो वहां पे बहुत आवश्यक है कि वहां का जो हवाई अड्डा है वो बड़ा हो और हवाई अड्डे को और ज्यादा बड़ा बनाया जाए। तो ऐसे में भारत क्या कर रहा है, जो मालदीव का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसमें नया टर्मिनल बनाने में भी भारत कोशिश कर रहा है मालदीव की। जैसा कि आपको पता है, भारत में कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जो विश्व भर में सबसे अच्छे हवाई अड्डों में गिने जाते हैं। आप चाहे उसमें दिल्ली को जोड़ लीजिए, आप उसमें बैंगलोर को जोड़ लीजिए, हैदराबाद, मुंबई, कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जो दुनिया भर के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में इनकी गिनती होती है। तो आप कह सकते हैं भारत को एक तरीके से महारत हासिल है हवाई अड्डे बनाने में, और हवाई अड्डे किस तरह से संचालन उनका होगा उसमें। और ये सहायता मालदीव की भी कर रहे हैं कि उनका जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां पर 13 लाख यात्री जो आते हैं हर वर्ष तक, उनके लिए नया हम एक टर्मिनल बनाएं ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े।
अब ये सब बातें तो ठीक है, हो गई, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं भारत और मालदीव के संबंध के बीच में, जिसकी वजह से हम बहुत करीब नहीं आ पा रहे। चीन के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, हमारे आस पड़ोस में छोटे छोटे इतने कितने ही देश हैं जहां पे चीन ने किसी ना किसी तरीके से अपना दबाव बनाया हुआ है। देखिए, भारत चीन से पैसे के मामले में जीत नहीं सकता, फिलहाल तो नहीं। जितना पैसा चीन के पास है और देशों को देने के लिए, भारत के पास उतना पैसा नहीं है। तो भारत क्या करता है? भारत कहता है ठीक है, हम आपके बच्चों को पढ़ाई में मदद कर देंगे, हम उन्हें स्कॉलरशिप दे देंगे, हमारे किसान आपके किसानों को खेती सिखा देंगे, आपको परेशानी कुछ होगी तो भाई हमें बता देना, जल्दी से हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आप बोलो सूटकेस भर के पैसा दे दें, तो वो तो चीन कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते। तो चीन से उस मामले में हम नहीं लड़ सकते, और ये एक कमी है जो भारत में फिलहाल के लिए बनी हुई है, जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी। दूसरी एक परेशानी है कि अभी हाल ही में देखा गया है कि मालदीव में कट्टरपंथ की शुरुआत हो रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मालदीव से निकल के कुछ आतंकवादी संगठनों में जाकर के जुड़ गए हैं, जैसे कि इस्लामिक स्टेट, और पाकिस्तान में भी कई सारे ऐसे जिहादी समूह हैं जहां पर जाकर के देखा गया है कि लोग आतंकवादी बन रहे हैं मालदीव से निकल के, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। मालदीव में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता भी है। 2015 में अगर आपको याद हो, आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद के आरोप में वहां के सबसे बड़े जो विपक्षी नेता थे मोहम्मद नशीद, और मोहम्मद नशीद वहां के नेता तो चलिए थे ही थे, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो आप पाएंगे इनको विश्व का नेता कहा जाता था। संयुक्त राष्ट्र वगैरह में जब इनका भाषण होता था तो बहुत लोग इनका भाषण सुनते थे। ये पर्यावरण के ऊपर बहुत सारी बातें करते थे कि भाई हमारे देश को बहुत ज़रूरत है मदद की, और बहुत सारे विकसित देश के इनसे बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे। 2015 में इनको हिरासत में लिया गया। तब से कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है कि वापस आएंगे, ये अभी देश से बाहर हैं, कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वापस आएंगे चुनाव में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ें भी भारत को देखनी है, इनसे संबंध और बेहतर करने के लिए। फिर बात आती है चीन की। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारा शायद ही कोई कार्यक्रम पूरा हो सकता है चीन की बात करे बिना। अब चीन ने क्या घोषणा की है कि अब हम तिब्बत में बहुत बड़ा बांध बनाने जा रहे हैं। अब ये थोड़ा परेशानी का सबब है। देखिए, क्या चीन के साथ भारत का ऐसा कोई भी समझौता नहीं है जो कि आमतौर पे दो देशों में होता है जब नदियां दोनों देश साझा कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, भारत से पाकिस्तान जा रही है नदियां, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ इंदस नदी का समझौता किया है। हमने गारंटी दी है कि आप भरोसा रखिए, इतना पानी आपके यहां आएगा ही आएगा, इससे कम पानी नहीं आएगा। आमतौर पर ऐसे समझौते किए जाते हैं जब दो देश, एक ही नदी है जो दो तीन देशों में जाती है, क्योंकि जो ऊपर वाला देश होता है उसके पास तो ये बहुत बड़ा फायदे की बात है, वो जब चाहे जितना पानी रोक ले, जब चाहे पानी कहीं और दे दे। तो ऐसे में भारत के पास परेशानी है कि भारत का चीन से ऐसा कोई समझौता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कई सारी नदियां ऐसी हैं भारत की जिनकी शुरुआत तिब्बत में होती है। तिब्बत अब वो क्षेत्र जो कि चीन के कब्जे में हो गया। तो कई सारी ऐसी नदियां, ऐसे ब्रह्मपुत्र है जो भारत आती हैं, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी शुरुआत चीन में होती है। वहां पर चीन कई सारे बांध बना रहा है, बनाने का और ज्यादा प्रयास कर रहा है, और यह भारत के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन गया है। अब जो बांध बनाने की बात है उसकी तो अगर आप देखेंगे कहां पर बनाया जा रहा है, वो और ज्यादा चौंकाने वाली बात है। चीन जो बांध बना रहा है वो यहां जो काला पानी क्षेत्र, आपको याद होगा, काला पानी क्षेत्र वही जहां चीन और जहां भारत और नेपाल के थोड़े संबंध खट्टे हुए थे। नेपाल ने हाल ही में कहा था ये तो भारत का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है, कहा जाता था चीन के दबाव में ही वो कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप माने काला पानी के ही बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाकर है जो बड़ा सा बांध बनाने की बात है। और केवल बांध की बात नहीं है, देखिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी जब चीन ऐसी घोषणा करता है। पहली बात, चीन जो बांध बनाता है वो बहुत ही बड़े, बहुत बहुत बड़े बांध बनाता है। अभी चीन में ही है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, जो आपका पानी से जो बिजली बनाने वाला बांध है वो दुनिया का सबसे बड़ा अभी चीन में ही है। और ये जिस बांध को बनाने की बात कर रहे हैं वो उससे भी 3 गुना ज्यादा होगा। 70 गीगावाट्स तक की बिजली पैदा करेगा वो। 70 गीगावाट्स की बिजली बहुत बहुत ज्यादा हो गई, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी भी रोकना होगा, बहुत ज्यादा पानी भी चाहिए होगा। तो अब ये पानी जब आप रोकेंगे या पानी जब इस्तेमाल करेंगे तो भाई
ये तो बहुत समझ वाली बात है कि भारत में पानी फिर कम आएगा। दूसरी बात, जब आप इतने बॉर्डर के पास, आप अपनी जो सीमा है उसके इतने पास बना लेंगे कुछ, तो कल को अगर सीमा विवाद हो भारत और चीन का, तो चीन तो बोलेगा देखिए भाई ये तो बांध हमने बनाया, तो इलाका हमारा ही है, जहां तक पानी आ रहा है ये भी हमारा है, ये जो घर बनाया ये भी हमारा है, क्योंकि देखिए सब हम ही ने बनाया हुआ है। और आप इतिहास को देखें तो चीन का यही हमेशा से अंदाज रहा है, जब भी उन्हें किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करना होता है धीरे धीरे जाकर के वो कुछ ना कुछ वहां पे निर्माण कर लेते हैं। कभी सड़क बना देते हैं, कभी वो गांव बना लेते हैं। अक्साई चीन में सड़कें उन्होंने बनाना शुरू कर दी थी 1950 के दशक में। तवांग में भी जो झगड़ा हुआ आपने देखा होगा, तवांग के पास सैटेलाइट से देखा भी गया था। अपनी तरफ से उन्होंने वहां पे गांव बना लिए हैं। साउथ चाइना सी की जब आप बात करते हैं वहां पे वो अपने खुद ही द्वीप बनाए जा रहे हैं बिना बात के, मिट्टी डाल डाल के। तो वो अपने हिसाब से नई नई चीजें बनाते हैं, और फिर जो लड़ाई होती है कि ये क्षेत्र किसका है तो बोलते हैं देखो हम ही ने बनाया है तो हमारा ही है। तो ये बांध बनाने के पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से भारत चिंतित है। एक तो बहुत बड़ा है तो पानी बिल्कुल रुकेगा, और दूसरा ये है कि अब जब चीन ये कर रहा है तो वो कह सकता है ये इलाका सारा हमारा है। अब चीन से जब भारत पूछता है भाई अच्छा बांध कहां बन रहा है, कितना पानी लोगे बताओ तो सही, तो वो कुछ बताते नहीं है। हम देखेंगे बताएंगे, नहीं आप चिंता मत करिए आपका पानी नहीं रोकेंगे। लेकिन सबको पता है चीन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती कोई भी देश कर सकता है। सबको पता है कि हाँ चीन के पास ये हथियार आ चुका है। अब परेशानी एक और है, देखिए जब आपने इतना सारा पानी इकट्ठा करा चीन ने बिजली बनाने के लिए, तो चीन के पास एक और बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है। एकदम से पानी रोक देंगे तो वो सूखा हो सकता है हमारी नदी में, और एकदम से पानी छोड़ देंगे तो बाढ़ भी आ सकती है हमारे यहां पे। तो उस नदी में फिर आगे आना, बाढ़ आना या सूखा आना, ये दोनों ऐसे उस देश के हाथ में आ जाता है जो देश ऊपर बैठा हुआ है, और यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। भारत भी कोशिश कर रहा है कि वहीं पे आसपास हम भी एक इस तरीके का बड़ा सा रेजर्वोयर की तरीके का बना ले कि पानी एकदम से छोड़ा जाए तो हम भी उसको रोक सकें, हम भी इकट्ठा कर सकें। लेकिन ये अभी बस प्लान ही हो रहा है, तो बहुत सारे खतरे इसके साथ जुड़े हुए हैं। पानी की कमी हो सकती है, पानी का बहाव एकदम से बढ़ सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। पानी को हो सकता है उसका जो पूरा आने का जो दिशा है वो बदल दे, चीन कहीं और भेज दे, ये भी हो सकता है। और चीन ऐसे में पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा भी कर सकता है बोल के भाई ये तो हमारा ही इलाका है। तो ये सारी की सारी परेशानियां भी भारत और चीन के बीच में बनी है, जो शायद आगे आने वाले कुछ हफ्तों में भारत को देखने को मिलेंगी। और भारत के साथ नहीं, चीन लगभग सबके साथ कर रहा है ऐसा। देखिए तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत सारी नदियों की शुरुआत होती है। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करा तो उन्होंने ऐसी नदियों पर कब्जा कर लिया जो 18 देशों में बहती हैं। 18 देशों में बहने वाली नदियों के शुरुआती बिंदु यहां पर तिब्बत में है, जो चीन के कब्जे में है। चीन का योजना जो ब्रह्मपुत्र नदी की थी वो था कि उन्हें 4 बांध बनाने थे, और ये 4 बांध बनाने के लिए भारत ने चीन से शिकायत भी दर्ज कराई थी। कहा था भाई हमें कुछ तो आप आंकड़े दीजिए, बताइए कहां बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, कितना पानी रोकेंगे, ताकि हम भी उसके बारे में कम से कम तैयार तो रह सकें। चीन ने मना कर दिया, अरे नहीं कुछ नहीं होगा, आप तो बगैर चिंता कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम सभी को पता है चीन के साथ ये सब चीजें आप केवल उनके कहे पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वो मानते नहीं है। भारत के साथ भी जो समझौते किए थे सीमा विवाद को लेकर, उनको भी वो नहीं मानते हैं। तो चीन पर भरोसा करना काफ़ी बड़ा गलती होगी। भारत को अपनी तरफ से भी तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है आगे आने वाले दिनों में तो हम किस तरह से वो पानी के जो प्रवाह को रोक सकते हैं या उसे और बढ़ा सकते हैं। ये थे हमारे आज के मुद्दे जिनके बारे में हमें चर्चा करनी थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए। मैं आपसे फिर से एक बार ये बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इन सारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, आपकी मदद हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका गणतंत्र दिवस बहुत अच्छे से बीते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।